अस्सलाम वालेकुम ऑल। SDMA's बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी। आई एम योर सुमैया मैम एंड नाउ वी विल स्टार्ट सवाल इकाई 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। आगे मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाया था, अभी ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया डॉक्टर कलाम के बारे में, डॉक्टर कलाम के बचपन की घटनाएं, उनके जो बच्चे उनको सवाल कर रहे थे उनके जवाब उनके उत्तर उन्होंने किस तरीके से दिए, जैसे भाषा के प्रति डॉक्टर कलाम का दृष्टिकोण, फिर है जीवन में सफल होने का मंत्र। आगे एक बच्चे ने सवाल किया था कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती, यहाँ तक की चीज़ें हमने देखी है। अब आगे देखते हुए हम आगे बढ़ते हुए आगे जो प्रश्नकर्ता है उनकी चीज़ें हम देखेंगे। प्रश्नकर्ता, तो चलो शुरू करें। प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा। इटावा से ये बच्चा है रोहित, जो कक्षा 11 में है। उसके सवाल हम देखते हैं। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर नियंत्रित बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, बहुत अच्छी तरीके से बोला गया है कि जो हमारी देश का सबसे बड़ा जो समस्या है वो है जनसंख्या और बेरोजगारी। बराबर। अभी देखो डॉक्टर कलाम कितनी अच्छी तरीके से जवाब देते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवा को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्याओं में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। देखो, बहुत अच्छा है ने यहाँ पे जवाब दिया है डॉक्टर कलाम ने। उन्होंने बताया है कि सबसे अच्छा, जब एक सबसे बड़ी समस्या हमारी जनसंख्या है तो उसे हम किस तरीके से रोक सकते हैं। तो कलाम ने यहाँ पे बोला है कि अगर हम छोटा परिवार और सुखी परिवार, अगर हमारा छोटा जो घर में बहुत ज़्यादा परिवार में लोग होंगे तो वहाँ पे वृद्धि इतनी जल्दी नहीं होगी। लेकिन अगर वो परिवार छोटा है, अगर समझो कि मम्मी पापा है और 2 बच्चे हैं, तो और मम्मी पापा अगर पापा कुछ अगर समझो कि छोटा मोटा बिजनेस है तो उनको पढ़ा सकेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा बच्चे हुए तो आप सोचो किस तरीके से है ना उसका खर्चा पूरा होगा, किस तरीके से उन्हें सुविधाएं मिलेगी, ये सारी चीज़ें नहीं मिल सकती है। तो इसके लिए बोला गया है कि अगर हम छोटा परिवार होंगे तो हम सुखी रहेंगे। बराबर। सेकंड थिंग है, सबसे बड़ी चीज़, कि अगर स्त्री शिक्षा, अगर घर की स्त्री पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा में मदद कर सकती है। अभी की देखो, ये पेंडेमिक में पापा तो अभी आपके जाते होंगे ऑफिस, लेकिन मम्मी तो आपके साथ में साथ है। आपकी मम्मी आपको कितना हेल्प करती है, किस तरीके से ये संभव हुआ, तो आपकी मम्मी पढ़ी लिखी है। जो मम्मियाँ पढ़ी लिखी होती है तो वो, जो घर में स्त्री पढ़ी लिखी होती है वो घर में बच्चों को बहुत ही सारी पढ़ाई में हेल्प होती है। तो स्त्री शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गई जनसंख्या को कंट्रोल में करने की बात, बराबर, पॉपुलेशन को कंट्रोल में करने की बात। अब आए बेरोज़गारी पर, तो किस तरीके से हम बेरोज़गारी हटा सकते हैं। तो डॉक्टर कलाम ने यहाँ पे बताया है कि अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधे स्थापित करें और जो है ना युवा है उन लोगों को रोज़गार, जो उनको मतलब बिजनेस कर सके या उन्हें हर चीज़ सहूलत अगर उन्हें मिले और है ना धंधा रोज़गार आगे बढ़े, तो भी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। बराबर। अगर हम कुछ क्षेत्रों में कुछ अवसर पैदा करें, समझ में आया। तो ये सब चीज़ें होने से, आवश्यकता के अनुसार चीज़ें होने से हमारा हम ये जो बेरोज़गार की समस्या है उसे भी हम मिटा सकते हैं।
आगे प्रश्न करता है अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा। देखो ये बड़ौदा का बच्चा है, 12वीं कक्षा का। उसका सवाल हम देखते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? कलाम को बहुत अच्छा सवाल किया। कलाम ने, डॉक्टर कलाम 2020 को बहुत महत्व देते थे। वो सोचते थे कि यहाँ तक हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है भारत, वो खूब आगे जाएगा। तो बच्चे ने सवाल किया है कि कैसे विकसित राष्ट्र बन जाएगा। विकसित राष्ट्र किसे कहते हैं? आपको ऐसा होगा कि कौन सा राष्ट्र ऐसा है जिसे विकसित, जिसका विकास हुआ हो हर तरीके से, बराबर, चाहे उद्योग धंधा हो, चाहे शिक्षण व्यवस्था हो, चाहे उसकी अर्थव्यवस्था हो, सारी चीज़ों पर जो देश आगे होता है उसे बोलते हैं विकसित राष्ट्र, बराबर। डॉक्टर कलाम का जवाब यहाँ पे सुनिए। भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्र शक्ति है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि हम 1 अरब लोगों में जो 25 वर्ष की आयु यानी 25 ईयर्स के लोग हैं वो 54 करोड़ है, बराबर, आधी जनसंख्या। अब ये राष्ट्र की शक्ति है। देखो अब बच्चे और बूढ़े ये दो हमारी जनसंख्या में शामिल है, लेकिन बच्चों को हम पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। बूढ़ों से आप क्या मतलब, उनसे हम इतनी मेहनत की उम्मीद नहीं रख सकते हैं, बराबर। तो जो हमारा युवा धन है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनसे ही हमारी देश की विकास ज़्यादा हो सकता है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्रकृति साधनों के साथ सुनियोजन खाका भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एक निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। देखो पर्याप्त यानी मतलब हमारे पास है, और सुनियोजित यानी अच्छी तरीके से सोच विचार कर समझ कर बनाया हुआ प्लान, बराबर। खाका यानी ढांचा, स्ट्रक्चर, बराबर। हमारे पास इतने अच्छे लोग हैं, अगर हम सोच विचार कर हमारा स्ट्रक्चर रेडी करें और योग्यता के अनुसार हम उसे युवाओं को मतलब वो चीज़ों में दे, तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है। हम भी विकसित राष्ट्र में आ सकते हैं। अब आगे देखो, प्रश्नकर्ता एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु से है ये बच्चा। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्या के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करते? यानी बहुत बड़े बड़े, मैंने तो सोच लिया कि भाई मुझे तो ये करना है, लेकिन हम कुछ समस्या, आर्थिक यानी पैसों की तंगी या कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से, कारण के लिए वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। तो कैसे प्राप्त करें? डॉक्टर कलाम का उत्तर देखिए। स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों के ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में उच्च लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती है, हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई गई है कि हम किस तरीके से अगर हमारे लक्ष्य के बीच में बाधाएं आए तो हम क्या करें। तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट ने उपलब्ध करी है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आपको पता है स्कॉलरशिप, अभी यहाँ पे हमारे स्कूल में भी स्कॉलरशिप के बहुत सारे फॉर्म फिलअप हुए थे, ओके। और अभी भी स्कॉलरशिप के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। और जो अगर हमें आगे बढ़ना है, आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करना है, तो उसके लिए भी बैंक में से लोन मिलती है। यानी हमारी जो लक्ष्य है, जो हमने निर्धारित लक्ष्य किया है, उसके लिए हमें बहुत रुकावटें आएगी, विघ्न यानी रुकावटें आएगी, लेकिन हमें अच्छा, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, बेस्ट परिणाम के लिए हमें वो सब चीज़ों को पराजित करना होगा, यानी हराना होगा, तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे। प्रश्नकर्ता मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृतापुरी से है ये बच्चा।
विद्यार्थी, अब उसका सवाल देखो, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है ये, जवाब देखो, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। डॉक्टर कलाम, उनका उत्तर देखिए, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीति सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीब रेखा से नीचे रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। पारदर्शी यानी जिसे आर पार देख सकते हो हम, बराबर। दूरदर्शिता, दूर की बात सोचने वाला। यहाँ बहुत अच्छी बात बताई है। वो कहते हैं कि जो हमारे नेता है उनको क्या करना पड़ेगा? कठिन परिश्रम, बेहद मेहनत करना पड़ेगी। उन्हें अपना उत्कृष्ट और पारदर्शी कार्यों से, यानी कि उन्हें इतनी मेहनत करके, जो पारदर्शी कार्य यानी कि स्वच्छ कार्य, मतलब अभी आपको भी पता है कि हम हमारी जो राजनेता है उनके बारे में हम क्या सोचते हैं, वो आपको पता है। तो अब हम कब उन पे विश्वास करेंगे? जब उनके कार्य ऐसे होंगे। तो वो विश्वास उन्हें प्राप्त करना होगा, बराबर। और उन्हें जो ये गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोग हैं, उन लोगों के लिए कैसे उनकी उन्नति किए जाए, कैसे उन्हें आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनकी गरीबी दूर की जाए, उसका भी उन्हें प्रयास करना चाहिए। तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यही भूमिका उनकी होनी चाहिए। किसकी? राजनीतिज्ञ की। प्रश्नकर्ता सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट, चेन्नई। चेन्नई से ये नंदिता है। सवाल देखो नंदिता का, रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? बराबर, बहुत अच्छा सवाल है। जवाब देखो कि अगर हमें 2020 में हमें आगे बढ़ना है तो हमें महिलाएं क्या कर सकती है, बराबर। विज़न 2020 में 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रायोगिक क्रियाओं के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विज़न 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्त के लिए पुरुष और महिलाओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुण उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। यहाँ पे बताया गया है कि अगर सेना में महिला AI रक्षा यानी हम कौन सी क्षेत्र में जाए तो हम हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो सेना में। तो अगर सेना में महिला जाए तो क्या होता है? तो जो हमारी भारतीय सेना है उसमें पुरुषों की ही बराबरी महिलाओं को भी नियुक्त किया गया है। उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता, बराबर। आज जो हमारी सेना है उसमें महिलाएं जो है वो एकदम उच्च स्तरीय सेवा प्रदान कर रही है और वो ऊंचे होद्दों पे है। मतलब उनके लिए तीनों जो सेनाएं हैं उस पर वो जो भी अधिकारी महिलाओं के तौर पे नियुक्त किए गए हैं वो बेहतरीन है और उन्हें कोई भेदभाव बगैर उन्हें नियुक्त किया गया है। तो हम राष्ट्रीय रक्षा के लिए हम जो महिलाएं हैं वो ऐसी उनके अंदर क्षमता है कि वो वृद्धि ला सकती है, बराबर। प्रश्नकर्ता, जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अतिवृष्टि व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? यानी जो एकदम VIP लोग होते हैं तो उनके ऊपर जो खर्चे होते हैं क्या हम उन्हें कम कर सकते हैं, ऐसा सवाल बोला गया है। तो देखो जवाब क्या है, बहुत अच्छा जवाब है। और मैं ये चीज़ पे एक वाक्य भी बताऊंगी आपको। देखो आगे, पहले हम जवाब सुन लेते हैं डॉक्टर कलाम का। तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे आवश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। एक्चुअली एक ये जो मंच पर
डॉक्टर कलाम गए थे तो वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट होता है। आप देखे होंगे बड़े बड़े सभाएं होती है, बड़े बड़े लोगों के प्रोग्राम होते हैं। तो जो अतिथिगण होते हैं उन्हें स्टेज पर बिठाया जाता है और बहुत सारे खर्चे होते हैं। अभी आप देखो हमारे जो नेता है उनके पीछे भी बहुत खर्चे होते हैं, उनके रहने के, अगर वो विदेश यात्रा करते हैं, अगर उनकी जो उनको मेडिकल के लिए खर्चे, बहुत सारी मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी बहुत सारी उपलब्धियाँ दी जाती है। ऐसे ही एक ये वाक्य था कि जब यहाँ पर मंच पर कुर्सी रखी गई थी तो उसमें एक बड़ा सा सोफ़ा मेन अतिथि के लिए होता है, तो वैसे ही मेन अतिथि के लिए बड़ी कुर्सी रखी गई थी और आजू बाजू सारी कुर्सियाँ रखी गई थी। तो क्या हुआ कि डॉक्टर कलाम ने जैसे ही एंटर हुए अंदर तो उन्होंने वो कुर्सी हटवा दी कि मुझे ये कुर्सी नहीं चाहिए, मैं तो आम बच्चों में बैठ कर ही मेरे प्रश्नों के उत्तर दूंगा, मैं प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो आपको समझ में आया? यानी कुछ ऐसा कोई अतिथि के लिए इतनी स्पेशल बोलते हैं ना सेवाएं वो ना दी जाए। तो इससे क्या होगा, अगर आप मेन जो कुर्सी थी उसका चार्ज तो बहुत ज़्यादा होता है, बराबर है ना। सोफ़ा मंगाते हैं आप, शादी में स्टेज बनवाते हैं तो सोफ़ा के चार्ज होता है ना। तो बोले अगर वो कटौती होने लगे तो कुछ होगा ना, खर्चे में कम हो गए ना खर्चे। तो ये छोटी सी बात बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्टर कलाम ने समझाई है, बराबर। और डॉक्टर कलाम ने बोला कि हम इस तरीके से ही ये जो छोटी छोटी चीज़ें अगर हम कम करते रहे तो ये खर्चों में भी कटौती आती रहेगी। जैनुल आबिदीन APJ अब्दुल कलाम जो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इंडिया को, हमारे भारत देश को आगे बढ़ाने में, उपलब्धियां लेने में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। तो आज का जो ये मेरा चैप्टर था वो यहाँ पूर्ण होता है। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? तो आपको मेरा वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करना है। एंड थैंक यू वेरी मच। आपको पता चल गया होगा कि हमने किस किस बारे में सीख ली है। डॉक्टर कलाम के बचपन की बातें हमने जानी है, उनका भाषा के प्रति उनका दृष्टिकोण हमने जाना है, सफल होने के लिए हमें जीवन में क्या मंत्र होना चाहिए वो हमने देखा है, भारत के सामने सबसे बड़ी बड़ी चुनौतियाँ क्या है वो देखा है, जनसंख्या काबू, बेरोज़गारी, ये सारी चीज़ें देखी है, नेताओं को क्या सीख लेनी चाहिए वो चीज़ हमने देखी। और हमें किस तरीके से सेना में अगर महिलाओं का पद है तो वो किस तरीके से, महिलाओं का पद है तो हमें उन्हें कोई भेदभाव नहीं किया जाता, और महिलाएं भी ये देश को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है उनका। कैसे हम निर्धारित जो अनावश्यक जो खर्चे हैं वो हम किस तरीके से काबू में ले सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हमें ये जो चैप्टर है उसमें हमने सीखी है। तो थैंक यू वेरी मच माय स्टूडेंट्स। एंड जो आगे की चीज़ें हैं वो मैं आपको, जो भी स्वाध्याय और अभ्यास के लगते कार्य है वो मैं आपको भेज दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट भी। थैंक यू।